नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आधुनिक हिंदी साहित्य इस श्रृंखला के अंतर्गत हम विभिन्न साहित्यकार और उनके साहित्यिक अवदान को लेकर पिछले काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम करेंगे बात नई कविता के सशक्त कवि धर्मवीर भारती, जो नाटककार के रूप में, निबंधकार के रूप में और कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में साहित्य की विभिन्न विधाओं में जिन्होंने अपना साहित्यिक अवदान दिया है, ऐसे धर्मवीर भारती जी के व्यक्तित्व को लेकर और उनकी रचनाओं के विषय में, रचनाओं के विषय को लेकर और उनका क्या साहित्यिक अवदान रहा, ये आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु रहेंगे। जैसे कि अभी हमने कहा कि धर्मवीर भारती नई कविता के सशक्त कवि हैं। साहित्य के क्षेत्र में नई कविता एक नवीन आंदोलन के रूप में भाषा के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर नए भाव शिल्प को लेकर के प्रस्तुत होती है और अनेक कवि इस दिशा में आगे बढ़ते हैं और धर्मवीर भारती भी इसी दिशा में आगे बढ़ने वाले कवि हैं। मूलतः ये कवि थे, कविता से ही इन्होंने अपना साहित्यिक लेखन प्रारंभ किया, पर धीरे धीरे ये फिर गद्य की ओर भी मुड़ गए और गद्य विधाओं के विभिन्न रूपों में, अनेक गद्य विधाओं में इन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। चाहे वो निबंध लेखन रहा हो, चाहे संपादन का क्षेत्र रहा हो या कहानी उपन्यास का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में इन्होंने अपनी प्रतिभा की पहचान दी है। किसी भी साहित्यकार के साहित्यिक अवदान को जानने से पहले आवश्यक होता है कि हम थोड़ा उनके जीवन के विषय में, उनके व्यक्तिगत जीवन के विषय में, उनके परिवार के विषय में, उनका स्वयं का व्यक्तित्व कैसा रहा, ये जानना आवश्यक होता है, क्योंकि साहित्य पर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव पड़ता ही है। धर्मवीर भारती जी की बात करें तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ, एक कायस्थ परिवार में। इनके पिता श्री चिरंजीव लाल वर्मा थे और माता इनकी श्रीमती चंदा देवी थी। इनके पिता प्रारंभ में तो एक जमींदार परिवार से थे। माता पिता दोनों ही आर्य समाजी संस्कारों से युक्त थे और अपने बच्चों को, अपनी संतान को भी उन्होंने आर्य समाजी संस्कार ही दिए और इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी डीएवी स्कूल से ही हुई। और पर ये जब 8वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया और फिर इनका जीवन आर्थिक कठिनाइयों में व्यतीत हुआ। स्कूल की शिक्षा ही करना कठिन हो गया था, परंतु प्रारंभ से ही इनकी पढ़ने में रुचि थी। कुशाग्र बुद्धि थे, स्कूल से आते थे और अनेक कहानियाँ, उपन्यास पढ़ने के लिए बैठ जाते थे और इन्होंने भारतीय और पश्चिमी अनेक विद्वानों के, अनेक साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़ा। मुंशी प्रेमचंद की रचना को, माखनलाल चतुर्वेदी को, प्रसाद आदि को, महादेवी वर्मा को और टॉल्स्टॉय और शेक्सपियर, शैली, कीट्स आदि की रचनाओं को भी खूब पढ़ा और इन सब का प्रभाव कहीं ना कहीं इनकी रचनाओं पर हमें दिखाई भी देता है। एक और आर्य समाज के संस्कार थे, दूसरी ओर ये माखनलाल चतुर्वेदी से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में जिस प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय चेतना जगाने का एक सशक्त प्रयास किया, उसका प्रभाव इनके साहित्य लेखन पर भी और इनके जीवन पर भी पड़ा। आर्थिक संकट थे तो स्कूली शिक्षा तो जैसे तैसे प्राप्त कर ली, पर बीए करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए फिर इनको कठिनाई हुई। तो जो छात्रवृत्ति वजीफा प्राप्त होता था उससे ये फीस भरते थे और फिर आगे चल कर के बीए में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई तो इनको सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ,
जिससे इन्होंने एमए हिंदी में दाखिला लिया और फिर अपनी आजीविका चलाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए प्रकाशन विभाग से भी जुड़े। इलाचंद्र जोशी के संपादन में पत्रिका निकलती थी, उस पत्रिका में उप संपादक के रूप में कार्य किया। तो एमए में भी प्रथम श्रेणी प्राप्त की, तब भी इनको छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, सम्मान प्राप्त हुआ और फिर इन्होंने पीएचडी की। इनकी उच्च शिक्षा पूरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही हुई और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में इन्होंने सिद्ध साहित्य पर अपना शोध कार्य किया और इनका जो सिद्ध साहित्य नाम का जो थीसिस है वो पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित है और वह मील का पत्थर है। सिद्ध साहित्य को जानने के लिए ये पुस्तक पर्याप्त रूप से उपयोगी है। और फिर ये कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। पत्रिका का संपादन करते थे और प्रयोगवाद में अज्ञेय से भी प्रभावित हुए। साथ में अस्तित्ववादी दर्शन का भी इन पर प्रभाव पड़ा। स्वतंत्र विचारक के रूप में, चिंतक के रूप में आते हैं और इनकी प्रारंभिक कविताएं तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में प्रकाशित होती थी। ये दूसरे सप्तक के कवि के रूप में इनकी पहचान है। उस सप्तक में इनका नाम भी परिगणित किया गया और नई कविता के तो अग्रणी कवियों के में इनकी श्रेणी है, इनका नाम गिना जाता है। इनके कविता संग्रह की बात करें तो इन्होंने ठंडा लोहा जो 1946 में प्रकाशित हुआ, कनुप्रिया 1959 में प्रकाशित हुआ, 7 गीत वर्ष 1969 में प्रकाशित हुआ, सपना अभी भी 1993 में प्रकाशित हुआ और आद्यंत 1999 में इनकी मृत्यु के उपरांत ये प्रकाशित हुआ। 1997 में इनकी मृत्यु हो गई थी और उसके पश्चात इनका ये काव्य संग्रह 1999 में प्रकाशित हुआ। इनके काव्य संग्रह की बात करें कविताओं की तो सबसे पहले हम बात करते हैं ठंडा लोहा। समय समय पर विभिन्न पत्रिकाओं में जो इनकी कविताएं प्रकाशित होती रही, 1946 से लेकर 1952 तक, उन सभी जो उनकी चुनी हुई रचनाएं थी उनका संग्रह ठंडा लोहा में। इस कविता संग्रह में 39 कविताओं का संग्रह है। अधिकांश कविताएं रोमांटिक हैं, जिसमें प्रणय संबंधों को लेकर, प्रेम की भाव को लेकर के कविता की प्रस्तुति है और इन कविताओं में से अधिकांश कविताओं में कवि की निजी आंतरिक पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। इनकी कविताओं का प्रमुख स्वर प्रेम रहा है, इसीलिए धर्मवीर भारती को प्रेम और रोमांस का कवि के रूप में जाना गया और इनकी कविताएं युवा वर्ग के द्वारा अधिकांशतः सराही गई। वे उनका वाचन भी किया करते थे। तो ठंडा लोहा की जो कविताएं हैं उनके विषय में स्वयं धर्मवीर भारती जी ने कहा कि इस संग्रह में दी गई कविताएं मेरे पिछले 6 वर्षों की रचनाओं में से चुनी गई हैं और चूंकि ये समय अधिक मानसिक उथल पुथल का रहा, अतः इन कविताओं में भावभूमि, शिल्प और टोन की काफी विविधता मिलेगी। एक तो कवि के युवा वर्ग की, जब वे युवावस्था में थे उस समय उनकी कविताएं हैं और प्रारंभिक कविताएं हैं, तो प्रारंभिक कविताओं में हम देखते हैं कि उतनी प्रौढ़ता नहीं मिलती जो इनकी परवर्ती कविताओं में मिलती है। तो कविता लेखन कर रहे थे एक भिन्न भावभूमि को लेकर, शिल्प के स्तर पर, टोन के स्तर पर नए नए प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि ये प्रयोगधर्मी कवि थे। और इनकी कविताओं में एक सूत्रता केवल इतनी है कि वे सभी मेरी कविताएं हैं, मेरे विकास और परिपक्वता के साथ उनके स्वर बदलते गए हैं। देखिए, धर्मवीर भारती स्वयं कह रहे हैं कि ये उनकी प्रारंभिक कविताएं हैं,
इसलिए इनमें जो एक प्रारंभिक रूप दिखाई देता है, वे प्रौढ़ता का जो अभाव दिखाई देता है, वे विकास के साथ, परिपक्वता के साथ कविता का स्वर धीरे धीरे बदलता गया है। पर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो सभी में मेरी आवाज़ पहचानी सी लगती है। तो इस तरह से ठंडा लोहा की कविताएं प्रेम और रोमांस की कविताएं हैं। इसमें प्रणय और मर्यादा, उत्साह और उदासी, आशा और निराशा, धर्म और अधर्म, इन सब भावनाओं का एक मिश्रित सम्मिलित योग दिखाई देता है। एक उदाहरण से हम इसको समझेंगे। ठंडा लोहा कविता संग्रह की पहली ही कविता है जो ठंडा लोहा नाम से ही है, और इसी नाम से ही इस कविता संग्रह का नाम भी कवि ने ठंडा लोहा ही रखा है। वे कहते हैं, मेरी दुखती हुई रगों पर ठंडा लोहा, मेरी स्वप्न भरी पलकों पर, मेरे गीत भरे होठों पर, मेरी दर्द भरी आत्मा पर, स्वप्न नहीं अब, गीत नहीं अब, दर्द नहीं अब, एक परत ठंडे लोहे की। तो इस तरह से कविता में कहीं स्वप्न भंग, मोह भंग की स्थिति दिखाई देती है कि आज़ादी से पूर्व जो ये स्वप्न देखे गए थे कि देश बड़ा खुशहाल होगा, हम सबको आज़ादी प्राप्त होगी और देश में सब अच्छा ही अच्छा होगा, तो एक जो स्वप्न की दुनिया थी, जब उसको मोह का भंग होता दिखते हैं तो कवि के भीतर कहीं उसकी आत्मा में चोट लगती है। इसलिए वो कहते हैं कि स्वप्न नहीं अब, गीत नहीं अब, दर्द नहीं अब क्या है, एक निराशा, एक कुंठा की स्थिति है, एक उदासी का भाव है। प्रणय में जो एक उमंग थी अब वे नहीं है। अब क्या है, एक परत ठंडे लोहे की। ठंडा लोहा निष्क्रियता का प्रतीक है, तटस्थता होने का प्रतीक है, उदासी का प्रतीक है। तो इस तरह से ठंडा लोहा कविता संग्रह की 39 कविताएं प्रणय, मर्यादा, उत्साह, उमंग, विभिन्न भावों के परस्पर विरोधी भावों का एक सम्मिलित रूप उनमें मिलता है। इसी तरह से इनका एक दूसरा काव्य संग्रह नहीं है, ये खंड काव्य है, बहुत प्रसिद्ध हुआ, कनुप्रिया, जो 1959 में प्रकाशित हुआ। इससे पूर्व उनका गीति नाट्य आया, अंधा युग, जो महाभारत की कथा को आधार बना करके लिखा गया था। उसी का ही विस्तार कहते हैं ये कनुप्रिया है। उसके 5 साल बाद ये प्रकाशित हुआ। अंधा युग की समस्या के ही कुछ विशेष संदर्भ कनुप्रिया में प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें कृष्ण प्रिया राधा की अनुभूतियों की गाथा है। राधा के प्रेम की जो गहराई है, उसकी जो सहज अनुभूतियां हैं, वह इस खंड काव्य में प्रस्तुत हुई हैं। अंधा युग गीति नाट्य में जिस प्रकार से कुंठा, संत्रास और विघटित होती हुई मर्यादाएं, टूटती हुई मर्यादाएं दिखाई देती हैं, उन जो समस्याओं को लेकर अंधा युग लिखा गया, उन्हीं समस्याओं में से कुछ विशेष संदर्भ लेकर के राधा और कृष्ण के प्रेम को आधार बना करके धर्मवीर भारती जो है वो कनुप्रिया की रचना करते, कनु कृष्ण के लिए, और कृष्ण का नाम तुम कौन कविता में कनु करके बुलाती हैं, और कनु की प्रिया अर्थात राधा। तो इस तरह से राधा के प्रेम की गहराई का चित्रण इस खंड काव्य में मिलता है। इस खंड काव्य में नारी मन की संवेदनाओं और प्रेम के नैसर्गिक सौंदर्य का बड़ा ही अनुपम चित्रण, बड़ा ही उदात्त चित्रण, बड़ा ही सहज चित्रण भारती जी करते हैं। पूरे खंड काव्य में 5 खंड हैं, जिसे 5 शीर्षकों में प्रस्तुत किया गया है: पूर्व राग, मंजरी परिणय, सृष्टि संकल्प, इतिहास और समापन नाम से।
और इन शीर्षकों के अंतर्गत राधा के मन के भावों को, उसकी प्रेम की प्रस्तुति हुई है। इसी तरह से धर्मवीर भारती जी का एक अन्य प्रसिद्ध काव्य संग्रह रहा 7 गीत वर्ष। 1951 से लेकर 1959 तक 7 वर्षों की कविताओं का संकलन इसमें है, इसलिए इसका नाम ही भारती जी ने 7 गीत वर्ष रख दिया। 7 वर्षों की कविताओं, 7 वर्षों के उनके जो जीवन के अनुभव रहे, जिन्हें उन्होंने अपनी कविताओं में विविध भाव रूपों में, विविध तरंगों में प्रस्तुत किया, तो इसलिए इस काव्य संग्रह का नाम ही 7 गीत वर्ष रख दिया। इसमें 51 कविताओं का संग्रह है। अधिकांशतः प्रेम परक कविताएं हैं। भारती जी प्रयोगवादी कवि भी रहे। पहले प्रगतिवाद का कार्ल मार्क्स से प्रभावित हुए, तो उनकी इस संग्रह की कुछ कविताओं में जनवादी स्वर भी मुखरित हुआ है। इस संग्रह की जो प्रमुख कविताएं रही वे है बाण भट्ट, बृहन्नला, टूटा पहिया, और इसी में एक लंबी कविता है प्रमथ्यु गाथा, बड़ी लोकप्रिय कविता रही इनकी, पौराणिक यूनानी गाथा पर केंद्रित है, ये भी प्रेम पर आधारित है। तो अधिकांशतः भारती जी प्रेम पर कविताओं की ही रचना करते हैं। बाण भट्ट कविता वे मूलतः हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाण भट्ट की आत्मकथा से प्रभावित होकर के उनको केंद्र में रखते हुए इस कविता की रचना करते हैं। धर्मवीर भारती के कवि रूप को देखते हुए उनकी कविताओं में उनका व्यक्तित्व किस रूप में उभर करके आता है, इस विषय में प्रभाकर श्रोत्रिय जी के मत को हम समझते हैं। वे कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व का केंद्रीय तत्व बौद्धिकता नहीं, राग वेष्टित सौंदर्य है, जिसे उन्होंने पहचाना और बौद्धिकता से आक्रांत युग में साहस पूर्वक स्वीकारा भी। परंतु वे जिस युग परिवेश में थे उसकी कुछ दूसरी अपेक्षाएं थी, जिनकी उपेक्षा उन जैसा सजग रचनाकार नहीं कर सकता था। तो इस तरह से वे कहते हैं कि जो भारती जी का व्यक्तित्व है वे राग से प्रेरित है, प्रेम और सौंदर्य से प्रेरित है, उनमें बौद्धिकता की प्रधानता नहीं है। परंतु जो वे परिवेश था, जिस परिवेश में वे कविता कर रहे थे, जिस परिवेश में वे अपने साहित्य को प्रस्तुत कर रहे थे, वहां बौद्धिकता की प्रधानता थी। तो अपने युगीन परिवेश की उपेक्षा करके कोई भी रचनाकार अपनी रचना धर्मिता में सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए राग वेष्टित सौंदर्य से, एक भाव संकुल हृदय से संपन्न होते हुए भी इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में हमें कहीं बौद्धिकता का स्वर भी दिखाई देता है। और इस तरह से एक सजग रचनाकार के रूप में ये अपने युगीन परिवेश की समस्याओं को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करते चले जाते हैं। इनकी दृष्टि आधुनिक दृष्टि संपन्न रही है। आधुनिक समाज की जो समस्याएं रही, आधुनिक बोध से संपन्न इनके कविता संग्रह रहे। नई कविता के सशक्त कवि थे। प्रारंभ में इनकी जितनी भी कविताएं थी वे रोमांटिक प्रवृत्ति से युक्त थी, क्योंकि ये अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित थे, प्रयोगवाद से प्रभावित थे। और प्रयोगवादी कविता व्यक्तिवादी चेतना को लेकर के आगे बढ़ती है। वहां व्यक्ति को, व्यष्टि को महत्व दिया जाता है। एक बूंद सहसा उछली, अज्ञेय जी की हम कविता देखते हैं। तो क्योंकि प्रयोगवादी कविता में व्यक्तिवादी चेतना मुखरित हुई थी, तो ये भी अपनी कविताओं में उसी व्यक्तिवादी चेतना का स्वर लेकर के आते हैं। और कविताओं में नई कविता के अनुरूप नए भावबोध, नए शिल्पगत प्रयोग करते हैं। नवीन बिंबों को,
नवीन उपमानों को लेकर के आए और विशेषण, जिन नए नए विशेषण लाए, विशेषणों का बड़ा सार्थक, व्यंजक और प्रभावशाली प्रयोग इन्होंने किया। तो परंपरा से हट करके नवीन विषयों को केंद्र में रखते हुए, नवीन उपमानों को, नवीन भाषा के तेवर को ग्रहण करते हुए ये शिल्पगत नवीन प्रयोग करते हैं। तो एक कवि के रूप में धर्मवीर भारती प्रयोगवादी कविता में अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं। अब हम देखते हैं कथाकार के रूप में धर्मवीर भारती का क्या योगदान रहा। क्योंकि मूलतः वे कवि थे, उन्होंने अपने साहित्य लेखन कविता से ही प्रारंभ किया, पर धीरे धीरे वे गद्य साहित्य लेखन की ओर भी प्रेरित हुए, उस ओर प्रवृत्त भी हुए, कहानियों की, उपन्यासों की रचना की। उनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास रहा गुनाहों का देवता, जो 1949 में प्रकाशित हुआ। प्रेम का त्रिकोण इसमें प्रस्तुत हुआ है और युवा वर्ग द्वारा बहुत अधिक सराहा गया। आज भी इस उपन्यास को सभी बड़े चाव से पढ़ते हैं। दूसरा इनका उपन्यास रहा सूरज का सातवां घोड़ा, 1952 में प्रकाशित हुआ। 11 सपनों का देश 1960 में प्रकाशित हुआ और पहला खत 1991 में प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से इन्होंने अनेक उपन्यासों की रचना की। और हम बात करें सूरज के सातवां घोड़ा, यह उपन्यास एक नवीन प्रयोग के रूप में उपस्थित हुआ। 1952 में प्रकाशित हुआ और ये उपन्यास, इसकी विषय वस्तु, इसका शिल्प एक नवीन रूप में आता है, जहां 7 लघु कहानियों का संग्रह है। हम उसको लघु उपन्यास कह सकते हैं, पर हम उसे कहानी संग्रह नहीं कह सकते। मुख्य नायक माणिक मुल्ला है, जो उसको विभिन्न अनुभव प्राप्त होते हैं, विभिन्न लोगों से मिलता है और इस तरह से 7 कथाओं को, 7 कहानियों को वो संग्रहित करता है। और इस उपन्यास पर हिंदी फिल्म जगत के प्रसिद्ध निर्देशक श्याम बेनेगल द्वारा फिल्म बनाई गई और ये एक सफल फिल्म बनी, जिस पर राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो सूरज का सातवां घोड़ा, इस उपन्यास के विषय में माणिक मुल्ला, जो इस उपन्यास का नायक है, उसके कथन से हम इस उपन्यास की भावभूमि को समझ पाएंगे। वे कहता है, देखो ये कहानियां वास्तव में प्रेम नहीं वरन उस जिंदगी का चित्रण करती हैं जिसे आज का निम्न मध्य वर्ग जी रहा है। तो इस तरह से पूरे उपन्यास का केंद्र बिंदु निम्न मध्य वर्ग रहा, उनकी समस्याएं रही, वे किस प्रकार से आर्थिक संघर्षों से जूझते हैं, किस तरह से उनके जीवन में निराशा, कटुता आदि आती है, उसका सजीव चित्रण कहानियों में प्रस्तुत करते हैं। उसमें प्रेम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आज का आर्थिक संघर्ष, नैतिक विशृंखलता, और इसीलिए इतना अनाचार, निराशा, कटुता और अंधेरा मध्य वर्ग पर छा गया है। पर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसने हमें हमेशा अंधेरा चीरकर आगे बढ़ने, समाज व्यवस्था को बदलने और मानवता के सहज मूल्यों को पुनः स्थापित करने की ताकत और प्रेरणा दी है। इस प्रकार धर्मवीर भारती, चाहे वो कविता की रचना कर रहे हैं, चाहे कहानियों की रचना कर रहे हैं या उपन्यासों की रचना कर रहे हैं, एक और युगीन यथार्थ का चित्रण करते हैं, एक और मध्य वर्ग के संघर्षों का चित्रण करते हैं, एक और पूरे अंधकार का चित्रण करते हैं, निराशा का वर्णन करते हैं, वहीं कहीं उनके उस स्वर के पीछे मानवता के सहज मूल्यों को पुनः स्थापित करने की ताकत
और प्रेरणा रहती है। कई आस्था का स्वर विद्यमान रहता है। इस तरह से उनका ये जो उपन्यास है ये दर्शकों द्वारा, पाठकों द्वारा बहुत सराहा गया और इन्होंने अनेक कहानियों की भी रचना की। इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह मुर्दों का गांव 1946 में प्रकाशित हुआ। बंगाल में जो अकाल पड़ा, अकाल की जो विभीषिका देखी, उस समय उन्होंने अनेक कहानियां लिखी और उन कहानियों का ही संग्रह फिर बाद में मुर्दों का गांव नाम से प्रकाशित हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी 1949 में प्रकाशित हुआ। चांद और टूटे हुए लोग 1955 में प्रकाशित हुआ। बंद गली का आखिरी मकान, ये बहुत प्रसिद्ध इनका कहानी संग्रह रहा। जो दरियागंज की हंस पत्रिका का जो उस गली की आखिरी मकान था, उस हंस पत्रिका के कार्यालय में घटित होने वाली विभिन्न जो साहित्यिक गतिविधियां हैं, उसका चित्रण इस कहानी संग्रह में मिलता है, जो 1969 में प्रकाशित हुआ। और इनकी मृत्यु के उपरांत सास की कलम से ये कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ और इनकी चुनी हुई कहानियों का संग्रह समस्त कहानियां इस नाम से भी बाद में प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार अभी हमने मित्रों कवि के रूप में और कथाकार के रूप में धर्मवीर भारती का हिंदी साहित्य के विकास में जो योगदान रहा उस पर चर्चा की। हम अपने अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे उनके निबंधकार के रूप में, एक आलोचक के रूप में, संपादक के रूप में, नाटककार के रूप में उनका क्या योगदान रहा। ये हमारी अगले व्याख्यान का केंद्रीय विषय रहेगा। धन्यवाद।